हेलो एवरीवन। द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन लाखों करोड़ों युवक युवतियों का स्वागत है जो खुद कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और देश की भी तरक्की चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हैं विवेक बिंद्रा, बहुत बड़े मोटिवेशनलिस्ट हैं ये, और सेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ये मैं बता दूं कि आज से समझिए 200-300 साल पहले अगर किसी को कुछ काम करना था तो वो सेल्स का ही काम होता था। प्रोडक्शन करना भी इतना आसान नहीं होता था, इंडस्ट्री लगाना आसान नहीं होता था। तो सेल्स जो है वो सेल करना दुनिया में सबसे आसान काम है। लेकिन इसको उसी को बोले टेक्निकल ढंग से मैं बिंद्रा जी जो हैं बड़े अच्छे ढंग से उसको लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो चलिए उनको सुनते हैं, विवेक बिंद्रा ऑन सेल्स। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। अमूमन आपने देखा होगा मैं सेल्स पे ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए, मैंने थोड़े वीडियोस कम रखे हैं सेल्स पे, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा लीडरशिप फनल में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे रहता है, पीएचपी फॉर्मूला। मैं वो पीएचपी फॉर्मूला पे फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया के सारे बड़े अच्छे ब्रांड्स जो जमीन से शुरू होकर ऊपर तक गए हैं, फर्श से अर्श तक, ये वो हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट को तैयार कर देते हैं, सेल्स अपने आप बढ़ जाती है। बहरहाल आज का टॉपिक मैं लूंगा कि वो चार क्या कारण हैं जिनकी वजह से आप सेल्स में या तो असफल हो गए हैं या बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए। चाहे आप किसी भी प्रकार की सेल्स कर रहे हैं, आप B2B सेल्स कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं या B2B2C कर रहे हैं, इन पे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, या आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेल्स कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप इंटरनेट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग से भी सेल्स कर रहे हो। किसी भी प्रकार की सेल्स में वो चार क्या कारण है जिनसे आपको बड़ा फेलियर आपके हाथ लगता है। पहला कारण, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। ये कोर बिलीफ बनाइए। मैं थोड़ा हिंदी में इसका अर्थ समझा देता हूं। किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई आकर के चालाकी से कुछ बेच के चला जाए। ये दुनिया में किसी को, इस बात को दिमाग में छाप लीजिए, इस बात को ना किसी तरीके से अपनी कंपनी में, अपने लोगों में घुसा दीजिए कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। थोड़ा कड़वा और कठोर उदाहरण दूं, यू डोंट गेट मैरिड टू अ टोटल स्ट्रेंजर, यू डोंट गिव अ फ्रेंच किस टू अ टोटल स्ट्रेंजर, यू डोंट स्लीप ऑन बेड विद अ टोटल स्ट्रेंजर। जो आदमी पहली बारी मिला उसके साथ आप बड़े डिसीजंस कभी नहीं ले सकती हैं, राइट? वुड यू एग्री विद मी? देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे ही अगर जो आदमी पहली बारी मिला वो भी माल बेचने की कोशिश करता है, और जो लड़का लड़की से पहली बारी मिला, पहली बारी मिलते ही बहुत फिजिकल इंटीमेट होने की कोशिश करता है, दोनों लोग एक जैसे डेस्परेट नजर आते हैं। जबरदस्ती माल बेचता है जो पहली बारी में, वो भी डेस्परेट नजर आता है। जबरदस्ती एक लड़की के साथ उसको तंग करने की कोशिश करता है, फिजिकल इंटीमेसी दिखाने की कोशिश करता है, वो भी डेस्परेट नजर आता है। ऐसे डेस्परेट लोगों को देख के लोग गायब होना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, पसंद नहीं करते। इसीलिए कस्टमर को माल मत बेचो, मदद करो। कम ऑन, माल मत बेचो, मदद करो। कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या आगे का गोल अचीव करा दो, दो चीजें पकड़ लीजिए। कम ऑन, कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या उसका गोल अचीव करा दो। मान लीजिए आपने डिसाइड कर भी लिया कि मैं बेचू नहीं बनूंगा, मैं सेलू नहीं बनूंगा, जबरदस्ती सेल्स नहीं करूंगा, जबरदस्ती कन्विंस नहीं करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आपने ये डिसाइड कर भी लिया तो भी नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपके देखने के लिए, जो गलती बहुत होती है, व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ। कम ऑन, क्या? When you don't dig deep enough। आप जबरदस्ती मदद नहीं कर सकते किसी की, पहले आपको जानना पड़ेगा उसको मदद चाहिए क्या। एक बार कुछ बच्चे क्लास में लेट पहुंचे, मास्टर जी बोले, अरे बच्चों लेट काहे हो गए? अरे मास्टर जी, वो बूढ़ी औरत को सड़क पार करा रहे थे। अबे तो आधा घंटा लेट कैसे हो गए? मास्टर जी, वो सड़क पार करने को मान नहीं रही थी। जबरदस्ती कस्टमर को गलत सड़क पार मत कराओ। कस्टमर की मदद करनी है तो पहले जानो उसको मदद चाहिए क्या है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और पोजीशनिंग करने से पहले उसकी नीड ढूंढिए और नीड को हेल्प में कन्वर्ट करिए। प्रोडक्ट तो बाद में आता है जी, प्रोडक्ट पहले नहीं आता पिक्चर के अंदर, पहले उसकी नीड आती है, फिर आप सोचते हो कि मैं इस नीड में इसकी कैसे हेल्प करूं। उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब क्या? पहले कंसल्ट करोगे सामने वाले, सबसे पहले कुछ चर्चा करोगे, समझोगे उसको चाहिए क्या है, उसके बाद। तो पहला स्टेप क्या था? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। दूसरा स्टेप क्या है? यू डिड नॉट डिग डीप इनफ। इसमें आपने उसका नीड भी जान लिया, उसका वांट भी जान लिया, उसका गोल भी जान लिया, उसका प्रॉब्लम भी जान लिया। अब आप प्रोडक्ट देने की जैसी कोशिश करेंगे। तीसरे स्टेप में ध्यान दीजिए, कहीं गलती ना हो जाए, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई और KDM।
KDM का मतलब क्या है? की डिसीजन मेकर। जिसको आप माल बेच रहे हैं उसके पास डिसीजन लेने की एबिलिटी है भी कि नहीं है। कई बार यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन, आप गलत आदमी के साथ दीवार पे धक्का लगा रहे हैं। दीवार पे धक्का नहीं लगाते, दरवाजे पे लगाते। देखिए 5 तरह के लोग होते हैं जो आपका माल खरीदते हैं। पहला होता है इनिशिएटर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा डिसाइडर, ये डिसीजन लेता है, और चौथा बायर, ये खरीद के आता है, पांचवा कंज्यूमर, जो बाद में यूज करता है उस प्रोडक्ट को। अब 5 प्रकार के लोगों में आप टारगेट किसको कर रहे हैं और आपके बिजनेस में किसको टारगेट करना जरूरी है। मान लीजिए आपका कंज्यूमर बहुत ही छोटा बच्चा है, तो बच्चे को टारगेट मत करिए, डिसाइडर को, बायर को, इनको टारगेट करिए, क्योंकि ये लोग आपका माल खरीदेंगे। अब एक कॉर्पोरेट के अंदर B2B में परचेज मैनेजर आपका बायर है, लेकिन ना तो वो इन्फ्लुएंसर है ना वो डिसाइडर है। डिसाइडर उनका बॉस है जो ऊपर से उनको बताता है काम करने के लिए। ऐसे ही आप अपना KDM, की डिसीजन मेकर ढूंढिए। जिसको भी आप माल बेच रहे हैं, जिस कंपनी में माल बेचते हो उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पहचानो। कई बार उस कंपनी में चेयरमैन का सेक्रेटरी, जो कि छोटी तनख्वाह पे होता है ना, चेयरमैन का सेक्रेटरी, PA, वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर घुसना पड़ता है, आपको कस्टमर को पहचानना पड़ता है कि इनमें डिसीजन मेकर कौन है। अरे साड़ी बेचने वाला भी जब साड़ी बेचता है ना, तो वो देखता है सास भी आई है, बहू भी आई है, ननद भी आई है। वो देखता है यहाँ चलती किसकी है, सास की ज़्यादा चल रही है, बहू की ज़्यादा चल रही है, ननद की ज़्यादा चल रही है। जिसकी चल रही है फिर साड़ी उसके आगे रख देता है। आप बताइए कौन सी ठीक है, उसको मालूम है, ये डिसीजन ले लेगी, माल तुरंत बिक जाएगा। इस तरह अपना प्रोबेबल कस्टमर, प्रोबेबल परचेजर फाइनलाइज करिए। ये प्रोबेबल कस्टमर क्या होता है? अगर आपने हार्ले डेविडसन बेचनी है, हार्ले डेविडसन बेचने के लिए कम समय में ज्यादा लोगों को दिखाओ, तो क्या करो, अब मुंबई में धारावी है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, वहां जाके ले जाओ। बहुत सारे लोग आपकी एक ही बार में बाइक देख लेंगे, हार्ले डेविडसन, वो देखेंगे भी ऐसे कि पता नहीं क्या आ गया है। थोड़ी देर बाद बाइक का खाली टायर बचेगा, हो सकता है कई चीजें गायब हो जाएं उसमें से। अरे वो आपका परचेजर है ही नहीं। समराइज कर देते हैं जी क्विकली, चौथे स्टेप जो आने वाला है उससे पहले। मान लीजिए आपने पहले 3 स्टेप ठीक कर लिए, आपने सामने वाले को बेचने की जगह मदद करा, उसकी नीड एनालिसिस कर लिया, आपने गहरा खोद के समझ लिया कंसल्टेटिव अप्रोच से कि उसकी एक्चुअल जरूरत क्या थी, और डिसीजन मेकर भी मिल गया। लेकिन आपको सामने वाले के बजट का पता ही नहीं, अनक्लियर अबाउट द बजट ब्रैकेट। ये भी बड़ा डेंजरस है सर। कुछ लोग ऐसे होंगे, वो ना तो पैसा खर्च कर सकते हैं ना पैसा खर्च करना चाहते हैं। एकदम बाहर कर दो उनको अपने चैप्टर से। कुछ ऐसे हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं, ये आपका परफेक्ट कस्टमर है, इसको एकदम ओके कर दो। अब बीच के बचे 2, एक वो जो खर्च कर सकते हैं लेकिन चाहते नहीं है जी, तो उनको आपको ना, अभी तक इसका मतलब नीड एनालिसिस ठीक नहीं हुआ, वो कस्टमर आपसे कनेक्ट ही नहीं हुआ, उसके बाद पैसा है लेकिन खर्च करना नहीं चाहता। उसका यही कारण है कि अभी तक आपने डिग डीप करके उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा। एक और बचा, ये क्या है जी, ये खरीदना तो चाहता है लेकिन उसके बाद पैसा है नहीं। तो इसके साथ आप बैठ के मदद करें कि कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, इसको किधर से लोन मिलेगा, कोई EMI की स्कीम आ जाएगी, कोई पार्टनर स्कीम आ जाएगी जिससे वो खरीद लेगा। आपको सामने के बजट ब्रैकेट को समझना पड़ेगा। 4 कैटेगरी थी, जो पैसा खर्च कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, करना चाहता है लेकिन पैसा है नहीं, ना करना चाहता है ना है और करना भी चाहता है। तो 4 प्रकार की कैटेगरी थी। इन कैटेगरी से आप बजट ब्रैकेट आइडेंटिफाई करिए। ये 4 गलती मत करिए, सेल्स तुरंत बढ़ेगी। यकीन मानिए सेल्स करना दुनिया का सबसे आसान काम है, अगर आपको समझ में आ जाए करना कैसे है। क्या आपने लीडरशिप फनल के ग्रेजुएशन सेरेमनी के वीडियोस देखे थे? अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए। अब तो कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं लीडरशिप फनल से। हम हजारों लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बना चुके हैं, उनके सेल्स के मॉडल्स बदल चुके हैं। मैं 10 सेल्स के पावरफुल मॉडल्स एक्सप्लेन करता हूं इसी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। अगर फिर भी आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम करिए, मैं आपकी काउंसलर के साथ में फ्री कॉल का कमिटमेंट है। इसी नंबर पर फोन करिए और बोलिए मैं बिजनेस काउंसलर से बात करना चाहता हूं। आप उनको अपने बिजनेस की सारी प्रॉब्लम बताइए और समझिए कि क्या वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे लीडरशिप फनल आपकी मदद करेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट लिख के हर बार की तरह अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली परिवार सदस्यों में शेयर आगे बढ़ते हुए मैं भूल न जाऊं तो पहले ही बता दूं कि आपके घर में अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर ना आता हो
तो फ़ौरन ही उसको मंगाना शुरू कर दीजिए। मुश्किल से 5 रुपये पर डे में वो पेपर आ जाता है। अभी अपने जो बिंद्रा जी का जो आपने सब कुछ सुना होगा, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश की नॉलेज भी जो है वो समझने के लिए थोड़ी चाहिए, और पेपर पढ़ने से आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी कि इंग्लिश का करेक्ट यूसेज लोग किस तरह करते हैं, क्या क्या शब्द होते हैं, तो वो आप ज़रूर कीजिए। और दूसरा जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं आज के दिन, वो है आरजे कार्तिक। ये जो मोटिवेशनल स्टोरीज थोड़ी करते रहते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो स्टोरी कर रहे हैं उसमें से आपको ये ख्याल आएगा कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबडी इन लाइफ। तो जो कुछ भी करें सोच समझ के करें, किसी को खुश करने के लिए कुछ ना करें, खुद ही खुश रहें, वो आपको देखना है। तो चलिए सुनते हैं आरजे कार्तिक को। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीत फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो, और वो हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राज्य के राजा की और उसके बुद्धिमान मंत्री की, जिस मंत्री को उसने सौदे करने का काम दे रखा था। एक तरीके से वित्त मंत्री था, सारे जो सौदे थे, जो बिजनेसेस थे, वही मैनेज करता था। लेकिन किसी ने आकर के राजा के कान भर दिए कि आपका मंत्री जो है ईमानदारी के चक्कर में आपका नुकसान करवा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ घाटा झेलना पड़ रहा है। तो आप ये घाटा झेल क्यों रहे हैं? आप इस मंत्री को बदल क्यों नहीं देते? राजा ने उस दिन तो उस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे लगने लगा कि बात तो सही है, इस ईमानदार मंत्री के चक्कर में मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे इस मंत्री को वाकई में बदलने की जरूरत है। एक दिन उसने तुरंत फैसला लिया और उस मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया। अब किसे मंत्री बनाया जाए? कौन जो है सारे बिजनेसेस देखेगा, कौन जो है सौदे देखेगा? किसे वित्त मंत्री बनाए? तो एक लड़का उसने देखा, उसकी समझ में उसे बुद्धिमान लगा, उसने उसे मंत्री रख लिया। उस लड़के को मालूम था कि पुराने वाले को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो प्रॉफिट राजा को नहीं दे पा रहा था। जो नया लड़का है, इसका यही मकसद था, यही एक लक्ष्य था कि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा करके राजा को देना था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजा को खुश रखने के चक्कर में ये सब कुछ करने के लिए तैयार था। इसने एक पहला सौदा किया, पहली डील की, और उसमें राजा को सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा प्रॉफिट हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा क्या बात है, ये हुई ना बात, ये है वित्त मंत्री, असली वाला, सच्चा वाला। उसे इनाम दिया गया। उस लड़के को लगा कि क्या बात है, मतलब पहली ही डील में इतना बड़ा इनाम मिल गया है, मुझे और ऐसी डील्स करनी होंगी। एक बार उस राज्य में एक घोड़ों का व्यापारी आया, जो दूर किसी देश से आया था। उसके पास में तकरीबन 1000 घोड़े थे। उसने आकर के कहा कि मुझे इन 1000 घोड़ों का सौदा करना है, मैं चाहता हूं कि आपके अस्तबल की शान बढ़ाए। तो उस दिन वो मंत्री भी वहीं था, नया वाला, और राजा भी वहीं था। अब राजा की प्रेजेंस थी, तो इसको लगा कि राजा साहब के सामने अपनी बुद्धिमानी दिखाने का बढ़िया मौका है। राजा साहब यहीं उपस्थित हैं, तो क्यों ना कुछ कमाल की डील क्रैक की जाए। तो इसने कहा कि ठीक है, आपका सौदा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बदले में सिर्फ और सिर्फ 1 मुट्ठी चावल दे पाएंगे। राजा बड़ा खुश हुआ, क्या बात है, सिर्फ 1 मुट्ठी चावल के बदले में 1000 घोड़े? राजा ने शाबाशी दी और कहा कि तुम देख लेना। राजा बोल करके वहां से चला गया, लेकिन व्यापारी ने कहा माफ कीजिए, ये सौदा नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सोचता हूं, फिर कुछ करते हैं, कल एक बार फिर से मिल लेते हैं। इस मंत्री ने कहा कि सोच लो, इससे बढ़िया सौदा तुम्हें मिलेगा नहीं, और कल जब आओ तो ये 1000 घोड़े इस तरफ दे करके जाना, हमारी तरफ से 1 मुट्ठी चावल लेकर के जाना। व्यापारी गया शाम में अपने तंबू में जहां रुका हुआ था, और जाकर के सोचने लगा कि क्या करूं, मेरा तो जो मकसद था आने का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे किसी ने बताया कि यहां पर एक बुद्धिमान मंत्री थे, आप एक बार उनसे मिलिए, उनकी जगह पर ये नया लड़का मंत्री बना है। तो ये मिलने के लिए गया पुराने वाले मंत्री से, उसको जाकर के सारी बात बताई। पुराने वाले मंत्री ने कहा कि एक काम करो, ये जो नया मंत्री बना है इसको जाकर के आज एक बढ़िया सा तोहफा दो, और इससे कहना कि साहब इस तोहफे के बदले में सिर्फ ये चाहिए कि कल आप दरबार में 1 मुट्ठी चावल का मतलब समझा देना, बस इतना सा चाहिए। इस व्यापारी ने यही किया। ये गया नए मंत्री के पास में, शाम में जाकर के उसे एक गिफ्ट दिया बढ़िया सा, और बढ़िया गिफ्ट देने के बाद में कहा कि आपसे सिर्फ इतना सा चाहिए कि कल आप दरबार में राजा साहब के सामने, सबके सामने 1 मुट्ठी चावल का मतलब समझा दीजिएगा कि मोल क्या है। अगले दिन दरबार लगा, पुराना मंत्री भी पहुंचा, सारे लोग वहां पहुंचे। भरे दरबार में ये व्यापारी पहुंचा। इसने कहा कि राजा साहब माफ कीजिएगा, सौदा तो बन नहीं पाया, मैं अपने देश वापस जा रहा हूं, आपने सत्कार किया, बड़ा अच्छा लगा आपके राज्य में आकर के, लेकिन जाने से पहले जानना चाहता हूं कि 1 मुट्ठी चावल का आपके राज्य में मोल क्या है। राजा ने सीधा इशारा अपने मंत्री की तरफ किया, और उसके बाद में बोला कि मंत्री जी बताइए, आप बताइए 1 मुट्ठी चावल का मतलब क्या है। अब मंत्री ने पिछली रात में ही उस व्यापारी से गिफ्ट लिया था, तो उसके ऊपर यह भी जिम्मेदारी थी कि उसे व्यापारी को भी खुश करना था। राजा साहब को तो खुश कर ही रखा था। तो इस मंत्री ने कहा कि राजा साहब और भरे दरबार में जितने मंत्री हैं, जितने सम्मानीय लोग हैं, और व्यापारी जी आप भी सुनिए, हमारे राज्य में 1 मुट्ठी चावल का मतलब है पूरा राज्य, ये सारे महल, ये सारी हवेलियां, ये सब है 1 मुट्ठी चावल। हमारे राज्य के बराबर ये 1 मुट्ठी चावल है।
जहां उसने ये कहा व्यापारी को खुश करने के लिए, वहीं लोग हंसने लगे, ठहाके मार के हंसने लगे कि क्या पागलपन है। और एक ने तो बोल दिया कि राजा साहब, ये किस मूर्ख को आपने मंत्री बना दिया? जिस राज्य को हम अनमोल मानते हैं उसका मोल ये एक मुट्ठी चावल से लगा रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत उसने उस लड़के को मंत्री पद से हटाया, पुराने वाले को मंत्री बनाया। पुराने वाले ने फिर से सौदा किया और वो व्यापारी भी खुश होकर के अपने 1000 घोड़े इधर दे करके चला गया। कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि हम भी उस लड़के की तरह कभी कभी बन जाते हैं। सबको खुश करने के चक्कर में, वो लड़का व्यापारी को खुश करना चाहता था, राजा को खुश करना चाहता था, सबको खुश करने के चक्कर में वो खुद बर्बाद हो गया। वो कहते हैं ना, दुनिया तो ऊपर वाले से भी दुखी है। इंसान को सबसे पहले खुद से खुश रहना चाहिए। और अगर आप सबको खुश करने जाएंगे तो आखिरी में आप पाएंगे कि आपने सबसे बड़ा नुकसान खुद का किया, क्योंकि कभी भी आप इस दुनिया में सबको एक ही समय पर खुश नहीं रख सकते। सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी दुनिया है। इसलिए अपनी दुनिया खुश करने के लिए सबसे पहले खुद को खुश करना शुरू कीजिए। वो देखिए जो आप करना चाहते हैं, वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है, वो लक्ष्य देखिए जो आप पाना चाहते हैं। सबको मैनेज करते चलेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, खुद को खुश रखिए अपनी खुशी के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और सच्ची मेहनत के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।